Calling Anju. Audio Stars presents 22 Days. Director Abhay Goyal. पुणे की वादियों से ट्रेन हवा के झोंकों को चीरती हुई चली जा रही थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस में उस दोपहर भीड़ खचाखच भरी हुई थी। ये वो ट्रेन थी जिसमें हर शख्स विंडो सीट पर बैठना चाहता था। खिड़की से दिखने वाले नजारे ही कुछ ऐसे थे। कभी ट्रेन टनल से गुजरती थी तो कभी दूर ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे। हवा के ठंडे झोंकों से ट्रेन के अंदर ठंड कुछ बढ़ गई थी। इसी डिब्बे में विंडो सीट पर बैठा मैं यानी विराट पहाड़ों को पीछे खिसकते हुए देख रहा था। ये पहाड़ अपने साथ न जाने कितना कुछ खींचे ले जा रहे थे। खिड़की से दिखने वाले मंजर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे थे। मैं मोबाइल में एक ही नंबर बार बार डायल किए जा रहा था, अंजू। और ये नंबर टाइप करते समय मेरी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों थे। मेरी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे कोई गम दिल की गहराइयों में उतर आया हो। यार विराट तो पुणे में रहता है और डेली अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में मुंबई अप डाउन करता है। तेरा इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता होगा, तो मुंबई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता? नहीं यार, माँ का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। और फिर मैं अपने आप को मशरूफ रखना चाहता हूँ, जिससे मुझे कुछ भी सोचने का मौका ही ना मिले, खास तौर से अंजू के बारे में। हेलो, हाँ मम्मी, जो चाहे बना लीजिएगा, वैसे भी मुझे लौटने में देर हो जाएगी। मैं अपने आप में ही खोया हुआ था। तभी वहाँ किसी के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। टीटी एक लड़की के सामने खड़ा हुआ था। उस लड़की ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए थे। शायद वो बेतहाशा रो रही थी। अरे ऐसे कैसे मैडम, फ्री सर्विस तो है नहीं, हमें भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। अरे टीटी साहब, क्या बात हो गई? अरे होना क्या है, मैडम जी के पास टिकट नहीं है और कह रही है पेनल्टी देने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे कैसे चलेगा? उस लड़की ने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो मैंने देखा कि उसकी गहरी कत्थई आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो देखने में खूबसूरत थी और किसी अच्छे घर की लग रही थी। अरे मैडम, रोने से कुछ नहीं होगा। देखिए, या तो आप पेनल्टी भरिए और या फिर अगले स्टेशन पर उतर जाए। एज सिंपल। आखिर क्या वजह रही होगी जो ये लड़की बिना टिकट और बिना पैसों के ट्रेन में चढ़ गई? जरूर कोई मजबूरी होगी या फिर शायद कोई इमरजेंसी। देखिए मैडम, मैं आगे से होकर आता हूँ, तब तक या तो आप पेनल्टी का इंतजाम कर लीजिए और या फिर अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर लीजिए। मैं उसके जर्द पड़े चेहरे को गौर से देख रहा था। उसके घुंघराले बाल बिखर गए थे। उसकी कत्थई आंखों के आसपास का काजल फैल गया था। वो सुबक रही थी। न जाने क्यों उसकी हर सिसकी पर मुझे उलझन सी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से ना सही, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसुओं से तो मेरा गहरा रिश्ता था। मैं भी जिंदगी के ऐसे हादसे से गुजरा था जहां आंसू आंख का नसीब बन जाते हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता था, पता नहीं क्यों। चाय चाय चाय। चाय वाले भैया, जरा ये उन मैडम को दे दीजिएगा। वो चाय वाला मेरा लिखा हुआ कागज और उसमें लिपटे हुए पैसे उस लड़की को देकर चला गया। ये लीजिए मैडम। ये कागज पर क्या लिखा है? आप जिंदगी के किस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम मैं इस वक्त आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ। आई नो कि किसी अजनबी से इस तरह पैसे लेना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ले लीजिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे ये पैसे लौटा दीजिएगा। एक अजनबी दोस्त। आखिर किसने हेल्प की? यहाँ तो बहुत
बहुत सारे लोग हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। फिलहाल तो मुझे इसकी बहुत जरूरत है। आखिर कौन है वो मददगार? उस शाम को मैं बहुत देर से घर पहुंचा और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। मुझे दिन का ये वक्त सबसे ज्यादा खलता था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक का शोर मेरी जिंदगी का शोर बन जाता था। मेरी आंखों के आंसू मेरे तकिए को नर्म करने लगे थे। एक शाम को मैं ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा लोनावला की खूबसूरत वादियों को देख रहा था। आज मुझे ये वादियां उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि इनमें वो मंजर शामिल थे जो अंजू की यादें मेरे लिए छोड़ गई थी। ये वही लोनावला था जहाँ शादी के बाद मैं पहली बार अंजू के साथ आया था। विराट, मुझे नहीं खिंचवानी फोटो, कितनी स्टूपिड लग रही हूँ मैं। अंजू बस एक फोटो यार, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। नदी के किनारे हम दोनों हाथों में हाथ डालकर बैठे थे और तब मैंने उसे कहा था, अंजू थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। उसी समय बारिश आ गई थी। ये सब यादें मेरे सीने में दफन हो गई थी। वैसे तो हमारे तलाक को 1.5 साल हो चुका था, लेकिन आज भी वो सारी यादें ताजा थी। हेलो जी, मैं वो उस दिन आपने मेरी ट्रेन में हेल्प की थी ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओह आप, इट्स ऑल राइट। बताइए कैसे याद किया? वो आपके पैसे लौटाने हैं ना? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे? प्लीज बताइए ना, आप कहाँ मिलेंगे? आप केपी आ सकती हैं। वहाँ पर एक फेमस कैफे है, बुद्धा कैफे, वहीं मिलते हैं। जी ठीक है, तो फिर 2 तारीख संडे को शाम को 5 बजे। ओके, सी यू। आपका नाम? मेरे होठों की मुस्कुराहट बढ़ गई थी। मैं सोच रहा था कैसी हड़बड़ाई लड़की है, नाम तो बता देती। ये सोचते हुए मैं वापस नजारों में खो गया, जहाँ मैं अपने अतीत की यादें खंगाल रहा था। दुनिया में वक्त से ज्यादा धोखेबाज कौन है? घड़ी के वो 2 कांटे जो हमेशा ठहरे हुए लगते हैं, लेकिन वो ठहरे हुए कहाँ होते हैं। खामोशी से चुपके चुपके चलते रहते हैं, बिना इस बात का एहसास कराए कि वक्त के साथ हम भी गुजर रहे हैं। वक्त गुजरा और वो संडे भी आ गया जब हम 2 अजनबियों की मुलाकात होनी थी। वो 2 जून की सुबह थी। पुणे की वो सुबह नमी से भरी हुई थी। पिछली रात बारिश जो हुई थी, सड़कें अभी तक भीगी हुई थी। सुबह ठीक 10 बजे मैं कैफे पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद जब मैंने नजरें उठाकर बाहर देखा तो मुझे वही लड़की दिखाई दी। वही चेहरा जो उस दिन ट्रेन में उदास था, आज उतना उदास नहीं दिखाई दे रहा था। उसके लहराते हुए बाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी कत्थई आंखों में सवालिया निशान था, जिससे वो कैफे का नाम पढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ किताबें थी और कंधे पर बैग लटका हुआ था। ब्लू जीन्स और वाइट टॉप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो आहिस्ता कदमों से कैफे के अंदर आई तो उसकी नजरें मुझे ही ढूंढ रही थी। ना जाने कैसे उसने सही पहचान लिया, शायद मेरे मुस्कुराहट की वजह से। हेलो। हाय, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप ही है ना वो जिसने उस दिन मेरी हेल्प की थी? थैंक यू सो मच। अरे बस बस, कितनी बार थैंक्स कहेंगी? जी थैंक्स तो बनता ही है ना। इट्स ओके। इंसान एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा है। छोड़िए, चलिए ये बताइए क्या पियेंगी, कॉफी या चाय? कॉफी। ओके वेटर, 2 कॉफी प्लीज। आप इस कैफे में पहली बार आई हैं? जी हाँ, पहली बार। इधर से गुजरना तो कई बार हुआ था, लेकिन मौका आज पहली बार मिला। मेरी कॉलेज टाइम की एक फ्रेंड यहाँ रहती थी। इस कैफे में कॉफी पीने का एक रूल है, मालूम है आपको?
नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्या रूल है? यहाँ कॉफी पीते समय दो अजनबियों को कम से कम एक दूसरे का नाम जानना जरूरी है। दिशा नाम है मेरा। आई एम विराट। कॉफी पीते पीते कुछ देर में हम दोनों की बेतकल्लुफियत थोड़ी कम हुई। कुछ देर में उसने अपने बैग से निकालकर एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। आप करती क्या हैं? मैं ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ। एक प्रोडक्शन हाउस के लिए कार्टून्स बनाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या करते हैं? मैं बस यहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। बस इसी तरह कुछ कैजुअल सी बातें हमारे बीच चलती रहीं। मुझे उसकी बातों में कुछ उदासी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी मेरी तरह जिंदगी की किसी ऐसी सुरंग का सफर कर रही है जिसका दूसरा सिरा कब और कहाँ मिलेगा नहीं पता। उसके चेहरे की अधूरी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसके पास भी कहीं कुछ कम था। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन ये हमारी पहली ही मुलाकात थी। ओके देन, चलती हूँ। थोड़ा लेट भी हो रही हूँ। बाय। जाने से पहले मे आई आस्क यू, उस दिन हुआ क्या था आपके साथ? वो मैं सिर्फ जानना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहें तो। नो, इट्स फाइन। वैसे भी आपको तो हक है जानने का। मैं अपने पति की तलाश करने गई थी। ही इज मिसिंग। दिशा के ये शब्द सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मिसिंग? कब से? मेरे हस्बैंड का नाम ऑड्रिक है और वो जर्मन सिटीजन है। कुछ महीनों पहले ही हमारी शादी हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही ऑड्रिक ने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए जर्मनी जाना होगा। वो वहाँ अपने वीजा वगैरह काम निपटा कर आएगा और फिर हम साथ में जर्मनी जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। हम दोनों कार्ड एग्जीबिशन में मिले थे और 22 दिनों के बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली थी। हम दोनों को ही इतनी जल्दी प्यार हुआ था कि हम दोनों ही प्यार के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। What? So you are telling that एक अजनबी अंग्रेज तुमसे मिला और वो तुम्हें अच्छा लगा। तुमने सिर्फ 22 दिनों की जान पहचान के बाद उससे शादी कर ली और अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है? तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। आर यू सीरियस? लेकिन ऑड्रिक के पास मेरा नंबर है। दिशा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई आई एम सॉरी टू से इतना बेवकूफ हो सकता है। तुम किसी अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? आप भी तो अजनबी थे। आपने भी तो मेरी हेल्प की ना। रिश्ता बनाने के लिए दिल मुलाकातें नहीं गिनता। मेरा ऑड्रिक मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी एक कार्टून फिल्म नहीं है ना। मान लो वो नहीं आया तो? ऐसा नहीं हो सकता, वो मिलेगा। इसीलिए तो हर हफ्ते मुंबई की ट्रेन पकड़कर जर्मन कॉन्सुलेट जाती हूँ। उस रोज लौटते वक्त किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया था। आपने हेल्प की, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं जानती हूँ ऑड्रिक आएगा। दुआ करता हूँ कि आपकी उम्मीद ना टूटे। कोई कैसे किसी से 22 दिनों में शादी का फैसला कर सकता है, वो भी बिना उसका बैकग्राउंड जाने? इसके लिए कितनी हिम्मत, कितना प्यार, कितनी मासूमियत चाहिए होगी। काश मेरे और अंजू के बीच भी इतना भरोसा होता तो आज मैं इतना अकेला ना होता। घर जाने के बाद भी रात को मैं दिशा के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक हेलो दिशा। सॉरी विराट, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि आपको कुछ अजीब तो नहीं लगा ना कि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रख दी। आई एम सॉरी। अरे नहीं, इट्स जस्ट ओके। आई होप कि सब ठीक हो जाए। तो फिर अब कब जाना है एम्बेसी? दिस फ्राइडे। क्यों ना हम दोनों साथ चलें? आखिर मुझे तो रोज ही जाना होता है, साथ ही मिल जाएगा। ओके। शुक्रवार को हम दोनों एक साथ ट्रेन में थे। हम दोनों की अजनबियत अब थोड़ी कम होने लगी थी।
ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क यू समथिंग? हाँ, पूछो। आपकी शादी? 1 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया। डिवोर्स क्यों? इस बारे में मैं कभी किसी से बात नहीं किया करता था। आज पहली बार किसी ने पूछा था। कोई बात नहीं, यदि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, आई एम सॉरी, मैं सब कुछ बहुत जल्दी करती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों को ही नहीं पता था कि वो क्या है जो हम दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। हर सवाल के बाद हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। कितनी अजीब बात है। देखा जाए तो दुनिया में हर किसी का हर किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। लोग जिनके बीच कोई रिश्ता नहीं होता, उनके बीच भी अजनबी होने का रिश्ता तो होता ही है। हवा के झोंके दिशा के घुंघराले बालों को उलझा रहे थे, जिन्हें वो बार बार ठीक कर रही थी। उसकी आंखों में मेरा जवाब सुनने की बेकरारी थी। मेरी और अंजू की अरेंज मैरिज थी। मैं उसे बहुत चाहता था। 1 साल तक तो सब ठीक था। वो एक टीवी सीरियल की प्रोडक्शन टीम में सुपरवाइजर थी। हम दोनों बहुत खुश थे। उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने खास तौर से मेरे लिए सूजी का हलवा बनाना सीखा था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। लेकिन पता नहीं कब क्या कम पड़ गया। एक दिन उसने मुझसे कहा, विराट, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन क्यों? शायद मैं उसे वो सब कुछ नहीं दे पा रहा था जो उसे चाहिए था। पर अंजू के जाने से मेरी जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। मैं अब भी उसे, मेरा मन अक्सर रोता है। दिल करता है उसे फोन करूं और खूब चीखूं और उससे पूछूं कि कोई शादीशुदा होते हुए भी किसी और से कैसे प्यार कर सकता है। मैं पूछूंगा उससे किसी दिन, जरूर पूछूंगा दिशा, जरूर पूछूंगा। हम दोनों ट्रेन के दरवाजे पे खड़े साथ साथ चलती हुई उन पटरियों को देख रहे थे, जो हमारी जिंदगी की तरह ही थी, जो तकरीबन एक ही तरह से आगे बढ़ रही थी। अकेले तो हम दोनों ही थे, लेकिन एक की जिंदगी में बस कुछ उम्मीद बाकी थी। आज एम्बेसी में मेरा अपॉइंटमेंट है। ऑल दी बेस्ट। हम दोनों अब अक्सर मिलने लगे थे। शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसे भी वही गम है जो मुझे था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं दिशा को चाहने लगा हूँ। मुझे उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका यकीन अच्छा लगता था। सब कुछ बहुत खास लगता था। एक दिन ट्रेन में सफर करते समय दिशा ने मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? सूजी का हलवा। तुम्हें पसंद है ना? मैं आज बहुत खुश था। मैं जानता था कि ऑड्रिक अब कभी नहीं आएगा। वो उसे धोखा देकर भाग गया है और दिशा की सारी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरा दिशा से मिलना तब तक ही आसान है जब तक कि वो ऑड्रिक की तलाश कर रही है। इसलिए मैं भी उसके साथ ऑड्रिक का पता लगाने में उसकी मदद करने लगा था। हम दोनों ही उस होटल भी गए जहाँ शादी के बाद वो दोनों ठहरे हुए थे। कुछ टाइम पहले आपके यहाँ मिस्टर ऑड्रिक रुके थे। क्या आप मुझे उनका कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस बता सकते हैं? He was from Germany. Once a minute. No, we don't have any number or address. ओके, यदि कुछ भी पता लगे तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। Okay, sir. खुद को मजबूत दिखाने वाली दिशा तन्हाई में रो लिया करती थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ऑड्रिक उसे धोखा देकर भाग गया है। हर नाकामी के बाद उसकी उदासी बढ़ जाती थी। क्या हुआ दिशा? मुझे ऑड्रिक के साथ बिताए वो पल याद आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कैसे उस आर्ट एग्जीबिशन में हम पहली बार मिले थे, जहाँ एक पेंटिंग को हम दोनों देर तक देख रहे थे। Wow, it's so beautiful. Indeed it is. It explains the human relationship so beautifully. But isn't it too tangled? Human relationships are tangled too. I guess the most tangled thing on earth. सही तो कहा था उसने। इंसानी रिश्तों से ज्यादा उलझी चीज और क्या है दुनिया में। हमें पहली नजर का प्यार हो गया था एक दूसरे से। हमने एक दूसरे की रूह को पसंद किया था। कुछ जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी। महज 22 दिनों की 22 मुलाकातों के बाद हमने शादी कर ली थी।
एक शाम को मुंबई से लौटते वक्त उसने बेहद उदास मन से कहा था, 2 दिन बाद फिर बुलाया है। ओके। उस शाम को वो कुछ हताश लग रही थी। शायद कोशिश करते करते वो थक गई थी। आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर उसके गालों को गीला कर रहे थे। मैं इस बात से हैरान था कि मुझे दिशा से मिले हुए अभी कुछ 2-3 हफ्ते ही हुए हैं और उसे रोता देख मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। क्या दिल के रिश्ते इतनी जल्दी बन जाते हैं? शायद वो सही कहती थी कि रिश्ते बनाने के लिए दिल मुलाकातें नहीं गिनता। मैं अभी ये चाहने लगा था कि दिशा इस तलाश को बंद कर दे और वो ये मान ले कि ऑड्रिक अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कहीं पहुंचने के लिए निकलना जरूरी होता है। मैं उसे ऑड्रिक की यादों से निकालना चाहता था ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। दो दिन बाद जब दिशा जर्मन कॉन्सुलेट से लौटी, जर्मन कॉन्सुलेट ने कहा है कि अब मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब कोई खबर मिलेगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये कहते हुए दिशा उदास हो गई थी। एक उम्मीद की शाख थी जो मुरझा गई थी। उसका यकीन भी डगमगाने लगा था। ऑड्रिक से मेरी आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी जब मैं उसे सी ऑफ करने गई थी। Okay, I'll be back soon. Disha? I'll wait for you. एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो ट्रांजिट एरिया की दूसरी तरफ जा रहा था तब उसने मुझे मुड़कर देखा था। मैंने भी उसे देखकर हाथ हवा में हिलाकर अलविदा किया था। मुझे क्या पता था कि उसके बाद मैं ऑड्रिक को देखने तक के लिए तरस जाऊंगी। ऑड्रिक को ढूंढने की जद्दोजहद में वो हारी तो नहीं थी, लेकिन हारने लगी थी। दिशा का मुंबई जाने का सिलसिला तकरीबन खत्म हो चला था। मेरा भी दिशा से मिलने का सिलसिला रुक गया था। मैं भी इस खेल को खेलते खेलते थक गया था। दिशा को मैंने वीकेंड पर बुद्धा कैफे मिलने के लिए राजी कर लिया था। मैं उसे प्रपोज कर देना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कह दूंगा कि वो पुराने रास्ते को भुलाकर जिंदगी को एक नया मोड़ दे। लेकिन जिंदगी की ट्रेन हमारी कल्पनाओं की पटरियों पर कहाँ चलती है, वो तो अपने रास्ते खुद बनाती है। उस समय मैं बेफिक्र था। तभी Hello? Is it Virat? Virat? I'm Audric's brother. Audric was in coma, so he couldn't come to India. Ever since he has regained consciousness, he has been continuously calling out Disha's name. Where is Disha? I searched for that hotel where Audric stayed and they gave your number, Mr. Virat. Hello? Are you listening? Can you please help contacting Disha? मुझे याद आया कि जब मैं उस होटल गया था तब मैं वहाँ अपना नंबर देकर आया था। Please Virat, it's urgent. Are you there? Are you listening? वो शख्स फोन पर तकरीबन चीख रहा था। मेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये लम्हा मेरे लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं था। मैंने उस फोन को गौर से देखा और मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त ठीक लगा। मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था कि ऑड्रिक दिशा तक पहुंचना चाहता है। ये जिंदगी ही तो है जिसने मुझे उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब बनकर रह गया था। मैंने अपने लिए फिर से सोचा था, लेकिन नसीब मेरे साथ नहीं था। आज न जाने क्यों फिर से मुझे अंजू पर गुस्सा आ रहा था। Calling Anju. मुझे एहसास था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत था, लेकिन मैं दिशा को जाने नहीं दे सकता था। मैं दिशा को दूसरी अंजू नहीं बनने दे सकता था। सुबह मैं फिर से बुद्धा कैफे पहुंच गया था, उदास, हारा हुआ और एक चोर मन के भीतर की तहों में छुपा मैं कैफे की दीवारों को घूर रहा था। ये वही जगह तो थी
जहाँ पहली बार ऑड्रिक के बारे में सुना था। उस समय मुझे कितनी बेवकूफ लगी थी दिशा, लेकिन आज मैं भी उसी बेवकूफी को करने के लिए ना जाने कितनी खामोशियों को आवाज और ना जाने कितनी आवाजों को खामोशियों में बदलने को तैयार था। दिशा को आते देखकर एक खुशनुमा एहसास जिस्म की रगों में दौड़ने लगा था। उसे देखकर जिंदगी खुशनुमा लगने लगती थी। उसने आज ब्लैक ट्राउजर और ग्रीन टी शर्ट पहनी थी। आज वो कुछ ज्यादा उदास लग रही थी। उसकी चाल सुस्त थी। हेलो दिशा। हेलो विराट। कैसी हो तुम? क्या हुआ, उदास क्यों हो? इस सवाल का जवाब मुझे पता था। वो ऑड्रिक को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। कोई भी थक जाएगा। दिशा की उदासी को देखकर एक बार मन हुआ कि मैं उसे उस फोन कॉल के बारे में बता दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। आज मैं उसे ऑड्रिक के बारे में नहीं बल्कि कुछ और बताने आया था। देखो दिशा, मैं तुमसे कुछ घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता। मैं तुमसे जब पहली बार मिला था और तुमने मुझे ऑड्रिक की कहानी सुनाई थी, मुझे पता था कि ऑड्रिक कभी नहीं आने वाला है। दिशा, दुनिया ऐसे धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा बिकॉज आई न्यू मेरा ये सच तुम्हें बहुत तकलीफ देता। लेकिन आज मैं कहूँगा, क्योंकि ये तमाशा जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना हमारे लिए आई मीन तुम्हारे लिए अच्छा है। ये झूठी उम्मीद जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है। रिश्ता बनाने के लिए दिल मुलाकातें नहीं गिनता, यही कहती हो ना तुम। लेकिन कुछ फैसले दिमाग पर भी छोड़ने चाहिए। 22 दिनों में ऑड्रिक से शादी करने का तुम्हारा फैसला गलत था। मेरी माँ कहती है कि ठोकर लगने से सफर खत्म नहीं किया जाता। खुद को एक मौका और दो। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम विराट, आज सुबह मेरी ऑड्रिक से बात हुई है। उसकी आवाज मेरे मन की आखिरी तह तक गूंजती चली गई। मेरे चेहरे से एहसास जैसे गायब हो गए। लफ्ज मेरी जबान से फिसलकर हलक में गिर गए थे। मैं बेचारगी भरी आंखों से दिशा को देख रहा था। हाँ विराट, ऑड्रिक का पता लग गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो कोमा में था। मुंबई एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है दोपहर की जर्मनी के लिए। क्या? लेकिन वो तुम तक पहुंचा कैसे? वो नहीं, उसका भाई। उसके भाई ने ऑड्रिक की ईमेल आईडी डिकोड करके मेरी मेल आईडी निकाल ली और मुझे मेल किया। उसने बताया कि ऑड्रिक मेरा नाम ले रहा है और उसे मेरी जरूरत है। विराट, तुम मुझे पुणे जंक्शन पर मिलोगे ना? हाँ दिशा। दोपहर का समय, पुणे जंक्शन पर। तुम क्यों नहीं चलते मेरे साथ ट्रेन में? मुंबई से लौट आना मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर। नहीं, तुम जाओ। मुझे अब अकेले खाली लौटना खलता है। ऑड्रिक का ख्याल रखना और अपना भी। ट्रेन एक झटके के साथ आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी उम्मीदें, सारी मुस्कुराहटें, सारे सपने उस ट्रेन के साथ दूर जा रहे हैं। दिशा दरवाजे पर खड़ी थी। वो खामोश थी, परंतु उसकी आंखों में भी मेरा अक्स चमक रहा था। दिशा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही थी, शायद जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलने के लिए। ट्रेन जा चुकी थी। मैं थके कदमों से वापस लौट ही रहा था कि मेरी नजर सामने इलेक्ट्रिक डिस्प्ले पर पड़ी। उसमें तारीख और वक्त दोनों आ रहे थे। 24 तारीख को देखकर मुझे याद आया कि दिशा से मेरी पहली मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, यानी ठीक 22 दिन पहले। 22 दिन, क्या इत्तेफाक था। हेलो। मैं हमेशा सोचता था कि लोग शादीशुदा होते हुए किसी और को कैसे चाह लेते हैं या कोई और उनको कैसे चाह लेता है। सोचता था कि किसी दिन तुमसे फोन करके पूछूंगा, लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया है। अंजू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आई फॉरगिव यू। गुड बाय। मैं आहिस्ता कदमों से प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा था। लोगों की भीड़ वैसे ही आ जा रही थी। मैं भी उन्हीं हजारों चेहरों की भीड़ में एक चेहरा बन गया था।
कोई नहीं जानता था कि मैं हार कर आ रहा हूँ या जीत कर। बस इतनी सी थी ये कहानी। मेरा ड्रीम है सेड और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। ना ड्रीम पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी उसका ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मेरा जैकपॉट हो। और मेरा जैकपॉट हो तुम। और मेरा जैकपॉट ऑडियो स्टार्स पर हम लेकर आ रहे हैं जैकपॉट कमिंग सून। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब मिलते हैं इस स्टोरी के कास्ट से। विराट के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। दिशा के रोल में मैं हूँ तनीषा अग्रवाल। अंजू के रोल में मैं हूँ अंजलि रतूरी। विराट के दोस्त के रोल में मैं हूँ प्रतीक सिंघल। टीटी के रोल में अनोखा अंकित। रिसेप्शनिस्ट के रोल में मैं हूँ अद्वैता गोयल। Hi, I'm Pratik Agarwal in the role of Audric and his brother. और मैं हूँ मधु। कास्टिंग और स्क्रीन प्ले है अभय गोयल का। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग और म्यूजिक अरेंजमेंट किया है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। फिर मिलूंगी ऐसी ही बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।